और आज लिख लीजिए, ये सनद रहे, ये प्रमाण रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी बनारस के पॉलिटिक्स से उल्टे पांव गुजरात के तरफ भाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी अब कभी भी बनारस के राजनीति में कभी कोई नामांकन नहीं करेंगे। इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो। कैसे में नंबर 1 पर राहुल गांधी जी हैं, नंबर 2 पे श्री अखिलेश यादव जी हैं, नंबर 3 पे तेजस्वी यादव जी हैं। ये लोग ऐसे नेता हैं कि जब ये बोलते हैं तो आम आदमी अपने सवाल और अपने बात को महसूस करता है उनके भाषा में, उनके भाव में। अब योगी जी चाहे हैंडल पकड़ें चाहे स्टीयरिंग, अब योगी जी से भाजपा की गाड़ी नहीं संभल पाएगी। कि यशस्वी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2027 हैं, उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन 50,000 से हर सीट पर अंतर से जीतने जा रही है। ये चुनाव में, इसी उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो मोदी जी ने भी कहा कि भाई हम भगवान हैं, बायोलॉजिकल हम ये नहीं है। हाँ, तो अब भगवान बनाम भगवान की लड़ाई हो रही है। तो भगवान, अब नरेंद्र मोदी जी अब जब भगवान होंगे तो बाबा विश्वनाथ से लड़ लेंगे। बाबा बद्रीनाथ में तो हार ही गए, राम जी से हार ही गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी, उसको गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा। उसी तारीख को बनारस वाले मिश्रा जी इसी बनारस के सड़कों पे भारत बर्बादी दिवस मनाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार थी, खास करके अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी और वो हार को अभी तक वो भुला भी नहीं पाए थे। उसके बाद उपचुनाव हुआ, देश में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी फिर बुरी तरह से हार गई। हम अयोध्या का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अयोध्या की जो हार थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सबब बन गई। उसके बाद समझिए कि बद्रीनाथ में चुनाव हुआ और बद्रीनाथ में भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आ गए हैं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनको एक बात कहें तो भविष्य वक्ता है। जो कह रहे हैं वो सही उतरता जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो खुशी काफ़ी ज़्यादा होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई, अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हार गए, अभी केदारनाथ में जो वहाँ की जो विधायक थी वो दिवंगत हो गई, वहाँ भी चुनाव होना है। तो बुरी तरह से हारी भी बीजेपी। रजनीश जी, अत्याचार, नफरत और गुंडई के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई रही है और जब जब अत्याचार और गुंडई हारेगी तब तक एक आम आदमी के चेहरे पे खुशी आएगी। हमारी और आपका जो लड़ाई था वो लड़ाई किसी दल के खिलाफ नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम नहीं चाहते कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, उनके काली नीयत के खिलाफ उनको बार बार टंच करें। लेकिन हालात और परिस्थितियां इस तरीके से हैं और राजनीतिक होने के कारण एज ए पत्रकार जब आप सवाल पूछते हैं तब हृदय का जो बात रहता है वो खुल करके आपके मंच पर हम लोग रखते हैं। और हमको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी तो कहीं हम लोगों से मिल नहीं पाएंगे, तो जन आदर्श भारत को ही नरेंद्र मोदी जी हम लोग समझ लेते हैं और अपना आक्रोश, प्यार, गुस्सा, इजहार सब यही जन आदर्श भारत के प्लेटफार्म पर करते हैं। अच्छा, ये मोदी जी को समझ करके भड़ास निकालते हैं और किसको देखें? भाजपा के लोग कहीं जनता के बीच में दिखाई नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एसपीजी सुरक्षा है और अंबानी के परिवार में जब शादी ब्याह पड़ेगा तो हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाएंगे कि वहाँ वो उठन पकड़ लें अपने मोदी जी को, अपने सांसद जी को, कह दें कि लाइट बिजली बत्ती खराब है, पेपर लीक का मामला है। तो ये जो मामला पूरा आपने बताया कि 13 सीटों में 2 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो मैं तो इसके लिए पहले उन सभी निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय जनता को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लड़ाई पिछले 10 साल से हम लोगों ने लड़ा अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए, अपने देश के किसान नौजवानों के लिए, उसको कुछ हद तक आप लोगों ने सार्थक किया।
और एक आस अब दिखाई दे रही है कि नफरत का अंधेरा अब छटने वाला है, राजनीतिक गुंडागर्दी का अंधेरा अब छटने वाला है, शांति का सूर्य अब उदय होगा, एकता का सूर्य अब उदय होगा और तरक्की का सूर्य अब उदय होगा और हमारे ज़िंदगी में अब खुशहालियाँ आएंगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए कभी भी, चाहे गुजरात में जब तक वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद देश में वो प्रधानमंत्री बने, इस देश के लिए कभी भी वो शुभ साबित नहीं हुए, अच्छे साबित नहीं हुए। मैं उनको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल एक अपील किया है हम विपक्षियों से कि किसी भी राजनेता को अब अपमानित और उनका भाषा, अपमानित भाषा मत उपयोग करिए। इसलिए आज आप हमारे पूरे भाषा को संयम शैली में देखेंगे और राजनीतिक स्तर पर हम उनका विरोध कर सकते हैं। राहुल गांधी के कहने पर इतना असर हो गया? राहुल गांधी के ही कहने पर पूरे देश में असर हो गया तो क्या हम इस देश के बाहर के हैं? इस समय 2-3 ऐसे नेता हैं जिनको सुनने के बाद अंतर मन में परिवर्तित विचारधारा परिवर्तित हो जा रही है, गुस्सा और आक्रोश परिवर्तित हो जा रही है। जैसे मैं नंबर 1 पर राहुल गांधी जी हैं, नंबर 2 पे श्री अखिलेश यादव जी हैं, नंबर 3 पे तेजस्वी यादव जी हैं। ये लोग ऐसे नेता हैं कि जब ये बोलते हैं तो आम आदमी अपने सवाल और अपने बात को महसूस करता है उनके भाषा में, उनके भाव में। तो नरेंद्र मोदी जी की यह करारी हार है, ये भाजपा की हार नहीं है। ये जो 13 सीटों पर चुनाव हुआ और इसमें जो 11 सीट हारे हैं पूरे देश में, ये नरेंद्र मोदी की हार है, ये भाजपा की हार नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी की हार का शुरुआत सन 2024 से शुरू हो चुका है। अभी आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, इसमें पूरी की पूरी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। हाँ, हम देखिए बड़े स्पष्ट वक्ता हैं और किसी के भी पक्ष में बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये कॉमन बात है, शायद इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने के बाद कुछ आत्मबोध हो। यह जो वोटिंग हो रही है, यह जो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, वो श्री राहुल गांधी जी का और अखिलेश यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का या अन्य विपक्षी नेताओं का जो संघर्ष है वो तो हैया है भाई। विपक्ष के नेता हैं वो सड़क पर रहेंगे, लेकिन ये तमाम जो विपक्ष और इंडिया गठबंधन के दल के लोग हैं, ये अति आत्मविश्वास में न ठहर जाएं, न रुकें। यह चुनाव पूरा का पूरा कोई दल नहीं, कोई राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। आम जनता लड़ रहा है, बेरोजगारी लड़ रही है और महंगाई लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी सबसे लड़ लिए और सबको हराए। अखिलेश यादव जी से भी लड़े 2022 में, देख लीजिए हालत क्या थी। सन 2014 से 24 के बीच में कांग्रेस को हर राज्य में और स्टेट से लेकर के नेशनल लेवल तक उन्होंने पटक करके धोया, एक एक सीट के लिए तरसाया। भाई जो बात है वो सहमत है, इसीलिए मैं जाना पहचाना जाता हूँ कि कॉमन लाइन पर बात करता हूँ। और आपके मंच को भी, जन आदर्श भारत को भी इसीलिए लोग, जनता देखती है कि ये आदमी ज़मीन से जुड़े हुए बातों को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता है। तो भैया मेरे इंडिया गठबंधन वालों, ये मत सोचिए कि आपके काबिलियत पर वोट जा रही है। ये आपका भाग्य है कि महंगाई आपका साथ दे रही है, बेरोजगारी आपका साथ दे रही है। और महंगाई और बेरोजगारी और पेपर लीक, ये सब ऐसे अस्त्र हैं इंडिया गठबंधन के कि इसमें एक मोदी नहीं, लाखों मोदी चट्टान की तरह भले खड़े हो जाएं, लेकिन धाराशाही हो जाएंगे, ज़मीन चाट जाएंगे, जमीन दोष हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि जनता जिस तरह से जनादेश दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना, अभी इसके बाद फिर उपचुनाव होना है, तो इस उत्तर प्रदेश में अब लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ी कठिन परीक्षा योगी जी की है। योगी जी पूरी तरह से अब हैंडल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्याशी हम अब तय करेंगे। भाई प्रत्याशी कौन लड़ेगा, इससे पहले वो प्रत्याशी तय नहीं करते थे, तो इस बार बड़ी मजबूती के साथ अब योगी जी चाहे हैंडल पकड़ें चाहे स्टीयरिंग, अब योगी जी से भाजपा की गाड़ी नहीं संभल पाएगी। नरेंद्र मोदी जी भी भाजपा का गाड़ी नहीं संभाल पाएंगे। ये भाजपा का जो गाड़ी है भारी भरकम, ये एक्सीडेंटल जोन में चल रहा है, ये पलटेगी ज़रूर।
ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, इसके तरफ एक जनता का एक नज़र जाने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश को लेकर के मेरे जहन में जो सवाल है उपचुनाव को लेकर के, मैं उसको आज आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं। मैं साफ साफ लफ्ज़ों में यह कहना चाहता हूं कि यशस्वी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भावी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2027 हैं, उनके नेतृत्व में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन 50,000 से हर सीट पर अंतर से जीतने जा रही है। ये चुनाव में, इसी उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी भाजपा। वहीं अघाड़ी को लेकर के उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक बड़ी सरकार बनने जा रही है। तो अब नरेंद्र मोदी का पूरी की पूरी हताशा, निराशा और जो पराजय है उसका अध्याय शुरू हो गया है। अच्छा मिश्रा जी, एक बात हम कहेंगे इससे पहले। मिश्रा जी, आप जब बोलते थे, हम ये कई बार हम कह भी चुके हैं, जब आप पहले बोलते थे तो उसका असर लगता था कि नहीं हो रहा है, चूँकि 17 के बाद जो है 19 भी जीत गई भारतीय जनता पार्टी, 14 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 22 भी जीते, 24 हार गए। लेकिन अभी जिस तरह से करारी हार हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, जनता के बीच जब हम लोग जाते थे तो जनता के बीच उनके जहन में एक बात होती थी कि मोदी जी को कोई हराने वाला या मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है। लेकिन अब लगता है कि जनता का भ्रम पूरी तरह से टूट गया है। साहब, ये सवाल तो आपका जुबान बंद कर देता, यही बनारस बंद करता। यही नरेंद्र मोदी जी हारते, इसी 2024 में हारते। बशर्ते जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट महोदय थे वो जी जान लगा करके लड़े नहीं तो तस्वीर और आज कुछ और होता। अभी आप अपने इंट्रो में बोल रहे थे कि अयोध्या हारे, बद्रीनाथ हारे। आप बता रहे हैं केदारनाथ की जो विधायिका थी उनका स्वर्गवासी वो हो गई। तो अब सारे जो धाम हैं, पहले इंडिया गठबंधन उन धामों के जो देवड़ी है, धामों का जो दरवाज़ा है, उस पर शीश नवा के आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इंडिया गठबंधन जीत रही है। बाबा विश्वनाथ के भी नगरी में बाबा विश्वनाथ भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुके थे नरेंद्र मोदी के झूठ से, नरेंद्र मोदी के भौकाल से और नरेंद्र मोदी के गुंडई से। लेकिन कैंडिडेट हमारा लड़ा नहीं इंडिया गठबंधन का बनारस में, नहीं तो नरेंद्र मोदी काशी से भी हारते, नरेंद्र मोदी अयोध्या से भी हारे, नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ जी से भी हारे और नरेंद्र मोदी केदारनाथ के धाम से भी हारेंगे। आप एक चीज़ और भूल रहे हैं, जब महादेव के ही धाम की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर में भी हार गए। अमरनाथ यात्रा वहाँ भी चालू हो रहा है, वहाँ भी हारी है, उसका जिक्र आपने नहीं किया। तो बाबा विश्वनाथ जानते हैं किसका श्राप लगा है? भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी के अहंकार को। ये जो हर हर महादेव के नगरी में हर हर मोदी लगवाए थे, तो भगवान का जो प्रकोप होता है, भगवान का जो आक्रोश और गुस्सा होता है वो तुरंत तत्काल नहीं लगता है। तो मोदी जी ने भी कहा कि भाई हम भगवान हैं, बायोलॉजिकल हम ये नहीं है। हाँ, तो अब भगवान बनाम भगवान की लड़ाई हो रही है। तो भगवान, अब नरेंद्र मोदी जी अब जब भगवान होंगे तो बाबा विश्वनाथ से लड़ लेंगे। बाबा बद्रीनाथ में तो हार ही गए, राम जी से हार ही गए, बनारस में भी हार जाते विश्वनाथ जी से, कैंडिडेट नहीं लड़ा ढंग से और ना ही वो कैंडिडेट और वो प्रत्याशी अभी भी चेत नहीं रहा है। तो मैं इसी बात को आधार बना करके मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस को नहीं मिल रहा है। वोट जो दिया जा रहा है वो जनता अपने आक्रोश में दे रही है, गुस्से में दे रही है। ऑप्शन में इंडिया गठबंधन है इसलिए उसको वोट जा रहा है। बात देखिए, सपा सपा है, सबको मर्चा लगेगा, लेकिन जो सत्य बात रोड पर बतियाने के बाद निकल के आ रही है वो ये है कि महंगाई के खिलाफ, महंगाई लड़ रही है नरेंद्र मोदी से, बेरोजगारी लड़ रही है नरेंद्र मोदी से, किसानों की लाश, किसानों की आत्मा लड़ रही है, बहन बेटियों की चीख और पुकार लड़ रही है नरेंद्र मोदी से। और नरेंद्र मोदी को
कोई भी बचा नहीं सकता महंगाई के वार से और बेरोजगारी के वार से और पेपर लीक के वार से। नरेंद्र मोदी का खात्मा होने जा रहा है। खात्मा मतलब ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी का खात्मा मतलब ही नहीं कि वो मरने जा रहे हैं। राजनीतिक खात्मा होने जा रही है, भाजपा की खात्मा होने जा रही है। तो मिश्रा जी, हमारा एक सवाल ये है कि मोदी जी की जिस तरह की स्थिति है, उत्तर प्रदेश में चुनाव, अभी उपचुनाव होना है, फिर उसके बाद 27 में भी चुनाव होगा। अभी उपचुनाव में जो हारी है, क्या लगता है कि मोदी जी की घबराहट है? अभी तो उन्होंने कह दिया कि जो है हम 25 जून को हर साल अब जो है संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो संविधान हत्या दिवस अगर वो मनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी जब इस तरीके का काम करेंगे, सन 75 में जी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब सोचिए, देश का प्रधानमंत्री को सन 27 में जीना है, सन 29 में 2029 में जीना है, 32 में जीना है। तो पीछे इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाजपाई हमेशा उल्टा पैदा होते हैं। जितने भी लोग हैं वो उल्टा पैदा होते हैं। आम इंसान सीधा पैदा होता है, भाजपाई वर्ग ऐसा है जो उल्टा पैदा होता है। चलना है सन 2024 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50। तो ये अब वहीं जी रहे हैं, अब वहीं 1975 में, 19वीं सदी में। तो इसलिए संविधान हत्या दिवस अगर वो मनाएंगे 25 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनाई गई थी, उसको गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा। उसी तारीख को बनारस वाले मिश्रा जी इसी बनारस के सड़कों पे भारत बर्बादी दिवस मनाएंगे। अगर वो संविधान हत्या दिवस 75 में मना सकते हैं, तो 89 में गठित भारतीय जनता पार्टी का वो तारीख भारत के बर्बादी का तारीख था। ये भाजपा का न गठन हुआ होता, न नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आया होता, न हमारी जलालत वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर होती, न हमको बेवकूफ़ कहा जाता, न हमको जलालत झेलना पड़ता, न ही हम महंगाई बेरोजगारी से आधुनिक भारत में भिखमंगे और कुपोषण के शिकार न होते। तो भाजपा का जो पैदाइश है वो भारत के बर्बादी के लिए किया गया था। तो अभी तो वो उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई है, जो ये हार हो रही है पूरे देश भर में इनकी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस बात को आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से अब भाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी अब बनारस नहीं आएंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सन 2029 में जो ख्वाब, जो सपना आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चौथी बार आएंगे बनारस में और लड़ करके फिर जीत जाएंगे, तो इस बात को पहले ही आप डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। नरेंद्र मोदी जी बनारस से भाग चुके हैं। ये 2024 का इंटरव्यू है, जुलाई है आज, ये 14 जुलाई 2024 के शाम को हमारी आपकी बात हो रही है। और आज लिख लीजिए, ये सनद रहे, ये प्रमाण रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी बनारस के पॉलिटिक्स से उल्टे पांव गुजरात के तरफ भाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी अब कभी भी बनारस के राजनीति में कभी कोई नामांकन नहीं करेंगे। इस बात को लिख लो, इस बात को लिख लो, कहीं रिकॉर्ड रहेगा ये वीडियो। 29 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ नामांकन तो करना दूर, एक जनसभा भी करने नहीं आएंगे। 27 में भी वो उत्तर प्रदेश को में नहीं दिखाई देंगे। वो 24 में इनका यह अंतिम चुनाव था, 10 साल का उनका मामला था। एन केन प्रकारेण जनता के आक्रोश और डर के वजह से नरेंद्र मोदी भाग चुके हैं। और पूरे देश में होने वाले हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी हारती नजर आएगी, हारती नजर आएगी और हारती ही नजर आएगी।